गुड मॉर्निंग। हम लोग एनईपी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग एनईपी के बारे में स्टडी कर रहे थे। एनईपी के बारे में बहुत चीज़ पढ़ चुके थे। आज हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, जो डिटेल हमारा छूटी हुई थी उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था मेरा क्या, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी थी, उसके कुछ आधार हैं, ठीक है। आधारित इसको संरचना मतलब सिद्धांत बोल सकते हैं, आधार सिद्धांत। उसके तहत क्या क्या बोला गया उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करना है कि कौन कौन सा इसका मेन आधार था, ठीक है। देखिए, इसका मेन आधार, पहला जो आधार था इसमें, आपका पहला आधार क्या था कि जो भी एजुकेशन मिलेगा, किसी भी व्यक्ति को जो एजुकेशन मिलेगा, बच्चे को एजुकेशन मिलेगा, वो एजुकेशन में क्या होगा, सबसे पहले उसका जो एजुकेशन होगा वो आपका संरचनात्मक होगा। संरचनात्मक होगा। एजुकेशन कैसा होना चाहिए? संरचनात्मक होना चाहिए, ना कि रटंत विद्या होना चाहिए, ठीक है। रटंत विद्या नहीं होगा, मतलब रट के नहीं पढ़ाना होगा, ठीक है। मतलब आपको बच्चे को ऐसे पढ़ाना है ताकि बच्चा जो है ना अपने क्रिएटिव माइंड से उस चीज को क्या कर सके, सॉल्यूशन कर सके। अर्थात उस बच्चे उसको रट के ना समझे, मतलब जो भी पढ़ना होगा बच्चे को संरचनात्मक क्रिएट करके समझना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बताया गया कि बच्चे को अगर पढ़ाना है, ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनकी जो मतलब पढ़ाने की जो स्टाइल होगी, वो जो शिक्षा होगी, जो शिक्षा व्यवस्था होगी, शिक्षा व्यवस्था जो होगी ना, वो शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रयोगात्मक होगी। प्रयोगात्मक कहने का मीन्स क्या होगा कि बच्चे को जो पढ़ाई होगा वो प्रयोग के आधार पर होगा, ठीक है, ताकि बच्चे का मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से क्या हो सके, एक्सपर्ट हो सके। अगर व्यवहारिकता में अगर पढ़ाएंगे, व्यवहारिक रूप से पढ़ाएंगे, तो बच्चा जो होगा ना अपने आप में ही सिर्फ रहेगा, मतलब जो इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो बताया जाएगा सिर्फ उस चीज को समझ पाएगा, ठीक है। मतलब व्यवहारिक जो ज्ञान है उसको नहीं देना, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान नहीं देना, उसको प्रयोगात्मक करना, ताकि वो बच्चा अपने से कर सके, करने के बाद उसमें क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके, सीख सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया गया कि शिक्षा, जो भी बच्चे का शिक्षा का जो मतलब जो शिक्षा दिया जा रहा है, शिक्षा के अंतर्गत ऐसा शिक्षा देना कि बच्चे जो है ना कैसे किसी चीज को सीख पाए, मतलब कैसे सीखें। अर्थात सीखने का मतलब यहाँ पर मतलब हुआ कि बच्चे जो भी काम करेंगे, जो सीखेंगे, वो सीखने का पर्पस उनका क्या होगा कि आप जो सीख रहे हैं वो खुद से करके सीखेंगे, किसी पर आधारित नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चा खुद से सीखेगा, आधारित किसी पर नहीं होगा। अर्थात बच्चे के सीखने के उपरांत, ठीक है, वो क्यों, कैसे, कब, ये सब चारों चीज पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ मतलब एक चीज सीख लिए कि ये होता है, ठीक है। ये सिर्फ जैसे एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि चंद्रमा है, चंद्रमा को जो लाइट होता है ना हमारे पास आती है, प्रकाशित होता है, तो चंद्रमा के बारे में बच्चे को बता दी कि सिर्फ लाइट आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, इसका क्या यूज है, ठीक है, वैज्ञानिक इस पर क्या शोध किया, वो सब सारे चीज अगर हम डीपली पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, उससे ज्यादा सीखेगा। उसके आधार पर और भी बहुत चीज जो थीम होंगे, उस चीज को बच्चा ज्यादा अपने आप में समाहित करेगा। इस संरचनावादी से आपका कंट्रीब्यूट होता है, मतलब संरचनावादी के साथ ये समावेशित होती है, अर्थात ये इसका आधारिक सिद्धांत है, ठीक है। और भी इसके आधारित सिद्धांत है जिसको हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चौथा, एक समावेशी शिक्षा इसमें दिया जाएगा। समावेशी शिक्षा देना है। समावेशी का मतलब होता है सभी को समान शिक्षा, सभी को समान शिक्षा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि जो शिक्षा की जो प्रणाली होगी 2020 में, एनईपी 2020 में, सभी व्यक्ति को आपको शिक्षा को देना है ना, वो समान रूप से जाए, चाहे वो लंगड़ा हो, लुल्ला हो, अधिगम के क्षेत्र में किसी तरह से पिछड़ा हुआ हो, वो सामान्य बच्चों के साथ मिलकर क्या कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसका मेन मकसद रहा, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है कि आपको जो शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, शिक्षा प्रणाली जो है, शिक्षा का मूल्यांकन जो होगा ना, वो आपका वार्षिक नहीं होगा,
ठीक है, मतलब वर्ष में एक बार जो परीक्षा ली जाती है उसके आधार पर आप मूल्यांकन नहीं करेंगे। अर्थात बच्चे का जो मूल्यांकन होगा, जो मूल्यांकन करने की जो प्रोसेस होगी वो विभिन्न प्रकार से होगी। ठीक है, सिर्फ शिक्षा के मामले में सिर्फ एक नहीं कि लास्ट एग्जाम दे दिया, बच्चा फर्स्ट आ गया तो बच्चा का उसका मूल्यांकन हो गया, नहीं। अब बच्चों को विभिन्न प्रकार का मतलब खेल के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, पढ़ाई के मामले में हो सकता है, ठीक है, और उसको क्रिएटिव जो भी होता है क्रिएट करने के मामले में हो सकता है। ये सारे साथ मिल करके आपका क्या करेंगे, शिक्षा का मूल्यांकन करेंगे, अर्थात उसको बच्चे को आधारित संरचना प्रदान करेंगे। आपको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही ये सब आते हैं, ठीक है, अर्थात ये जो समावेशी शिक्षा एनईपी के अंतर्गत है, एक दूसरे से लिंकेज है, ठीक है। 65वां पॉइंट कहा गया है जो शिक्षा होगा, मतलब अर्थात जो परीक्षा का जो पैटर्न होगा, ठीक है, परीक्षा का पैटर्न फॉर्मेटिव होगा, फॉर्मेटिव ना कि समेटिव होगा। समेटिव कहने का मतलब, फॉर्मेटिव का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके होगा, हाफ हाफ हाफ, ऐसे छोटा छोटा पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो होगा इसका शिक्षा प्रोसेस होगी। ये नहीं कि डायरेक्ट आपका लास्ट में एक ही बार एग्जाम ले लिए क्वेश्चन का, अब बच्चे को एक ही बार पढ़ा दिए, बच्चा उसको समझ पाया या नहीं समझा उसके बारे में जाने भी नहीं, उसका एग्जाम ले लिए, वैसे शिक्षा प्रणाली नहीं चलेगी। अब जो शिक्षा प्रणाली चलेगी, बच्चे को हाफ हाफ करके, मतलब उसकी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा, हर चीज का टेस्ट लिया जाए, चाहे वो किसी भी सेंस में टेस्ट लिया, पढ़ाई के सेंस में टेस्ट दिया जाए या खेल के माध्यम से उसको टेस्ट दिया जाए, वो सारे टेस्ट के माध्यम से उसको क्या करना है, आपको परीक्षा को फॉर्मेटिव असेसमेंट में चेंज करना है, ठीक है। और देखिए अब जो परीक्षा का जो पैटर्न होगा, ठीक है, परीक्षा जो परीक्षा की जो प्रणाली होगी, परीक्षा जो प्रणाली होगी ना, वो आपका क्या होगा, लचीला होगा, लचीलापन होगा। लचीलापन कहने का मतलब क्या होगा कि अब बच्चे को जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो तो बाल केंद्रित होगा, ठीक है, इसमें बता दिया गया है, पहले ही बता दिया हूं मैं, ठीक है। बाल केंद्रित मतलब बच्चे जो चाहेंगे उसी चीज को पढ़ना है, ठीक है। बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे इतना बहुत ज्यादा हार्ड सिलेबस है तो उतना नहीं पढ़ा, मतलब टीचर को लगता है कि नहीं ये इतना पढ़ाना चाहिए, तो नहीं, बच्चे पर आ रही होगी, बच्चे जितना बोलेंगे उतना, मतलब यहाँ पर क्या होगा, उसको आप जो आपका जो सिलेबस है उसमें कटौती करके उसको जो इजी टॉपिक होगा, ठीक है, इजी टॉपिक होगा जो बच्चों की समझ से फर्क है, उसको इसमें क्या करना है, शामिल करने का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। अगला एक पॉइंट और है इसमें, देखिए 8वां पॉइंट बताया गया है कि आप बच्चे को जो पढ़ाई की जो व्यवस्था होगी, कोई भी बच्चा है वो अगर पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के साथ उसको अन्वेषण के आधार पर होगी, अन्वेषण मतलब खोजकर्ता के रूप में होगा, अर्थात बच्चा पढ़ते हुए किसी न किसी चीज को डेवलप करे, उसके बारे में सीखे, क्रिएट करे, कैसे हुआ, ये सब इसमें अन्वेषण करते हुए सीखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। एक दूसरा एक होता है नवाचार, नवाचार के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना, नया नीचे, ये नहीं कि पुराना जो डंडा है मतलब जो प्रणाली उसके आधार पर नहीं, अब बच्चे को क्या है कि अब दैनिक जीवन से जोड़ करके, दैनिक जीवन से जोड़ करके, ठीक है, शिक्षा प्रणाली को उसमें क्या करना है, इंक्लूड करते हुए बच्चों को शिक्षा प्रणाली शिक्षा देना है, ठीक है। ये हो गया इसकी प्रणालियां, मतलब इसका आधारभूत जो सिद्धांत है वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एनईपी 2020 के अंतर्गत जो है ना, भाषा के संबंध में कुछ बात बताई गई है, भाषा से संबंधित है, ठीक है। भाषा से संबंधित क्या बताया गया है, ठीक है, भाषा से संबंधित बताया गया है कि देखिए जो एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 है, उसमें जो शिक्षा देना है, शिक्षा की जो प्रणाली होगी ना, वो उसकी मातृभाषा में होगी, मातृभाषा पर आपको पढ़ाना है। जो भी बच्चे जहाँ पर आप क्लास ले रहे हैं, जहाँ पे स्कूल चल रही है, उन लोग की लोकल लैंग्वेज होगा, उसके अंतर्गत बच्चे को क्या करना, भाषा में उसको शिक्षा देना है, ठीक है। और इसका और डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ाते हैं। देखिए भारत एक विविधताओं का देश है, विविधताओं का देश होने के उपरांत क्या है कि यहाँ बहुत सारे लोग हर जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, उनकी लैंग्वेज हर जगह पर चेंज होती है, तो इसलिए हम इसमें बताया गया कि भारत बहुभाषी देश है, तो बहुभाषी होने के कारण यहाँ जो शिक्षा प्रणाली होगी ना, बहुभाषी शिक्षा प्रणाली होगी,
मतलब कहने का अर्थ हुआ कि आप एक ही लैंग्वेज में सबको शिक्षा नहीं देंगे, ठीक है। जो जिस जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, जिस वर्ग से बिलोंग कर रहा, उसमें उसको शिक्षा प्रणाली को देना है। अर्थात वहां पर जो भी क्लास होगा, क्लास में आपको एक ही क्लास में 15 तरह के लोग मिलेंगे, तो हर को भाषा को इंक्लूड करते हुए उनको शिक्षा को देना है। किसी संस्कृति, तीसरा है किसी विशेष संस्कृति वाले जो शिक्षा प्रणाली उसको नहीं देना है, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। और देखिए तीसरा चौथा पॉइंट है, आपको जो शिक्षा प्रणाली वो त्रिभाषा सूत्र पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी? त्रिभाषा सूत्र पर आधारित होगी। त्रिभाषा सूत्र का मतलब क्या होता है? त्रिभाषा सूत्र समझिए, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र समझिए क्या है त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो 1968 जो शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत आया था, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र, तीन भाषा में शिक्षा देना था। एक पहला होगा मातृभाषा में देना था, एक हो गया उसका लोकल लैंग्वेज, या तो फिर हिंदी या इंग्लिश में भाषा देना था, ठीक है। अब यहाँ पर 2020 का जो नया शिक्षा नीति है उसके अंदर त्रिभाषा सूत्र को चेंज किया गया। अब कहा गया है इसमें दो भाग डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। एक भाग में हो गया कि हिंदी, जो हिंदी भाषाई लोग हैं, एक हो गया गैर हिंदी, जहाँ पर हिंदी भाषाई के लोग नहीं है। दो भाग में डिवाइड किया गया। इसमें बताया गया कि यहाँ के लोग तो हिंदी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसके साथ अंग्रेजी भी पढ़ेंगे। उनके लिए अंग्रेजी क्या है? कंपलसरी है। तथा एक क्षेत्रीय भाषा होगा, क्षेत्रीय भाषा होगा। जैसे आप मान लीजिए बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार का जो क्षेत्रीय भाषा जिस क्षेत्र में पढ़ा है वहां का ये भाषा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें अंग्रेजी आपको इंक्लूड करा, हिंदी है तो हिंदी तो भाषा चलेगा ही। अगर वही हम गैर हिंदी में चले जाते हैं, साउथ में जाते हैं, यहाँ पर हिंदी भाषा का यूज नहीं होता है, तो लोग के लिए ये मस्ट किया गया है गैर हिंदी। मतलब हुआ क्या कि गैर हिंदी का मतलब हुआ कि हिंदी वहां नहीं है तो वहां पर हिंदी पढ़ाना कंपलसरी है। जैसी कंपलसरी हिंदी कंपलसरी होगा वहां पढ़ा, तो वहां अंग्रेजी ऑलरेडी पहले से चल रहा होगा, ठीक है, तो वहां अंग्रेजी हर हाल में पढ़ाना है, ठीक है। और एक उसकी लोकल लैंग्वेज होगी, लोकल लैंग्वेज होगी। इस भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है एनईपी 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स अगला कक्षा, ठीक है। अगला कक्षा 6 में, कक्षा जो 6 है, सॉरी कक्षा 5 एवं 8 के लिए, जो 8 में जो अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए वो बताया गया है कि वहां तक 5 से लेकर के 8 तक, 5 से लेकर के 8 तक जो भी अभ्यर्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, जहां तक हो सके संभव, बताया गया कि जहां तक संभव हो सकता है उन लोगों को लोकल लैंग्वेज में, मतलब क्षेत्रीय भाषा में उन लोगों को अध्ययन करवाना है। ये इसका प्रावधान है, मेन प्रावधान है, ठीक है। अगर पूछेगा कि एनईपी 2020 का शिक्षा प्रणाली का मुख्य प्रावधान क्या है, तो मेन प्रावधान है कि प्रयोगात्मक शिक्षा। इससे पहले बता दी, प्रयोगात्मक से ही आपको बच्चे को लोकलिटी से जोड़ना होगा, ठीक है। जैसी लोकलिटी से जुड़ेगा तो 5 से लेकर के 8 क्लास के जितने भी अभ्यर्थी होंगे तो उनको लोकल लैंग्वेज में उसकी जो क्षेत्रीय भाषा उसमें शिक्षा प्रदान, यह संभावना किया गया, व्यक्त किया गया कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और देखिए अगर मान लेते 7वां, अगला पॉइंट क्या है कि जो शिक्षा व्यवस्था होगी, ठीक है, जो शिक्षा व्यवस्था होगी उसके अंतर्गत कहा गया कि 6 क्लास में, अगर बच्चा 6 क्लास में है, ठीक है, अगर वो 6 क्लास में भाषा है तो उसको, उस बच्चे को जो शिक्षा प्रणाली होगी, जो शिक्षा देने की जो माध्यम हो, उसमें एक लैंग्वेज जो होगा ना, आपको शास्त्रीय लैंग्वेज, शास्त्रीय मतलब क्लासिकल लैंग्वेज का यूज करना है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज किसे कहते हैं? जो साउथ इंडिया में बोला जाता है, कन्नड़, तमिल, ठीक है, इस टाइप का लैंग्वेज और भी लैंग्वेजेज हैं, उसको आपको किसमें समाहित करना है? तो कक्षा 6 में एक विषय आपको देना पड़ेगा, चाहे आप कन्नड़ दे दिए, तमिल दे दीजिए, ठीक है, बोडो दे दीजिए, जो भी भाषाएं दी गई हैं इसके अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं, लगभग 10 से 12 भाषाएं, उसको इसमें इंक्लूड करना, क्लास 6 के शिक्षा प्रणाली में इंक्लूड करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स अगला, जो अभ्यर्थी, जो बच्चे माध्यमिक शिक्षा ले रहे हैं,
माध्यमिक की शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या क्या कि एक विदेशी भाषा को पढ़ना इसमें इंपॉर्टेंट बोला गया है। एक भाषा आपको विदेशी कोई ना कोई भाषा को बोलना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी शिक्षा प्रणाली पूरी होगी। तो इसके अंतर्गत क्या है, शिक्षा के अंतर्गत आपको जो है ना इस स्तर पर आपको या तो जर्मन में पढ़ना होगा, एक या तो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़िए, या तो फ्रांसीसी लैंग्वेज पढ़िए, फ्रांस की लैंग्वेज जो है फ्रांसीसी लैंग्वेज पढ़िए, या तो आप रूसी लैंग्वेज को पढ़िए, ठीक है। या तो आपको मान लीजिए कि फुल्ली जो अमेरिकन होता है, अमेरिकन इंग्लिश अलग होता है, उसको पढ़िए। मतलब आपको यहाँ पर 7-8 भाषाएं दी गई हैं, उसमें आपको एक भाषा को कंपलसरी है चूज करने के लिए। जैसे 2030 में हमारे एनईपी पूरे देश में लागू हो जाएगा, उस समय आपको माध्यमिक स्तर पर आपको एक भाषाएं बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसके अंतर्गत ये बताया गया है, ये भाषा के संबंध में आपका दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक और भी हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे विकलांग के क्षेत्र में क्या बोला गया है, विकलांग का क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि विकलांग के बारे में हमको क्या बताया गया है, विकलांग में क्या है उसके बारे में समझेंगे। एनईपी 2020 के विकलांग के संबंध में, विकलांग, ठीक है। विकलांग शिक्षा के अंतर्गत क्या बताया गया, देखिए इसके लिए जो है PWED करके एक संस्थान होती है, उन्हें बताया है क्या कि जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली के तहत कहा गया है कि 2016 में इसमें कुछ चेंजेस किया गया, ठीक है। तो वैसा पहले जो था कि विकलांग में आपका 7 कैटेगरी था, कितनी कैटेगरी से 7 कैटेगरी, लेकिन जैसे एनईपी 2020 लागू होता है उसके अंतर्गत जो विकलांग की जो अवस्थाएं हैं, स्तर है, उसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 21 हो गई है। उसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 21 प्रकार की विकलांगता को भारत सरकार ने एनईपी 2020 के तहत मान्यता प्रदान किया है। उसके तहत बताया है कि विकलांग की जो शिक्षा होगी, विकलांग की जो शिक्षा प्रणाली होगा वो समावेशी शिक्षा होगा, समावेशी शिक्षा होगा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है कि सामान्य लोगों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ, ठीक है, विकलांग शिक्षा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, ताकि इनका डेवलपमेंट हो सके, समान रूप के जैसे व्यवहार करते उस तरह से इनका व्यवहार किया जा सकता है। ये किसमें बताया गया, विकलांगता के संबंध में बताया गया। दूसरा पॉइंट इसमें और बताया गया कि जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली के तहत विकलांगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष प्रावधान, कुछ विशेष प्रावधान किया, जैसे आपका संरचना के संबंध में किया गया है, जैसे स्कूल का स्ट्रक्चर जो होना चाहिए और की अपेक्षा अच्छा होना चाहिए, उसके लिए स्पेशल टीचर की व्यवस्था की गई है, ठीक है। स्पेशल टीचर, उनके लिए एक स्पेशल टीचर होंगे, अर्थात प्राइवेट टीचर की व्यवस्था करेंगे। उनके लिए व्हील चेयर भी होगा, व्हील चेयर होगा, ताकि उनको आराम से इजी वे में क्लास, उनकी जो क्लास होगी वो आपका सबसे पहला मतलब कि ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर पर उनकी क्लासेस होंगी, ठीक है। इसके लिए इस प्रावधान को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक्स और है, उसको हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक है। एक टॉपिक्स बच गया है, उस टॉपिक्स को हम लोग खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोग्रेस कार्ड। प्रोग्रेस कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड अर्थात प्रगति कार्ड। हर एग्जाम में इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है, प्रगति कार्ड क्या होता है। देखिए जितने भी बच्चे हैं सारे को शिक्षा दिया जा रहा है, ठीक है, तो उनका मूल्यांकन जो होगा अब वार्षिक नहीं होगा, वार्षिक नहीं होगा, अब उसको क्या किया गया, फॉर्मेटिव में चेंज कर दिया गया है। जैसे फॉर्मेटिव में चेंज करना मतलब हाफ में अपना 1/4 करके उन्होंने शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया कि बच्चा फॉर्मेटिव में कैसा है,
फिर खेल के माध्यम में कैसा है, मतलब हर चीज को इसमें इंक्लूड कर गया मूल्यांकन के लिए। सिर्फ पढ़ाई को ही वैल्यू नहीं किया गया, इसमें हर चीज को, बच्चा के व्यवहार कैसा है, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार, मतलब हर चीज को इसमें इंक्लूड कर गया। अर्थात इसको छोटे छोटे सेक्शन में बांट करके इसको क्या किया गया, वार्षिक शिक्षा को फॉर्मेटिव शिक्षा में चेंज किया गया। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मूल्यांकन उनका होता है वार्षिक में, अगर वो लोग कम नंबर लाते हैं, कम नंबर लाने के कारण क्या होते हैं, उनको घर में बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि तुम नंबर क्यों कम आए। तो उसके लिए ने बताया कि अब प्रगति कार्ड में बच्चा का सिर्फ मूल्य का मतलब उसके अंकों का मूल्यांकन नहीं होगा, सिर्फ उसके अंकों का मूल्यांकन नहीं होगा, उसके अंतर्गत बच्चे के अंतर्गत जो भी आपका क्रिया विधि है, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज वगैरह कर रहा है, एक्टिविटी जो भी कर रहा है, सारे एक्टिविटीज को इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। शामिल करने के उपरांत जो है बच्चे का प्रगति कार्ड का निर्माण किया जाएगा। उसमें आपका जो है पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है इसमें, इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि अगर देखिए उसमें भी इंक्लूड कैसे किया गया है, इसके पीछे रीजन समझिए। अभी जितने भी हायर स्कूल मतलब जैसे नवोदय हो गया, सैनिक हो गया, उसमें जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे तो उनके लिए कंपलसरी कर दिया है कि आपके माता पिता कम से कम 10th प्लस पास किए हो, अर्थात मतलब वो भी हाईली एजुकेशन हो। अगर वो हाई एजुकेशन होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो उनके बच्चों का विकास ज्यादा अच्छा होगा। इसमें प्रावधान किया गया। अब 2030 में जैसे ही लागू होगा, ये प्रावधान लागू होगा, तो उसमें वही बच्चे, उनके बच्चे ही पढ़ पाएंगे जिनके माँ बाप हाई एजुकेशन रखते हैं, एजुकेटेड होंगे, वही बच्चे उनको शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, ना बाकी नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या दिया गया, उसने बताया है, एनईपी 2020 में बताया गया। अगर मान लेते हैं कि बच्चा है, ठीक है, अगर बच्चा है, अगर वो कोई होमवर्क कर रहा बट वो नहीं बना पा रहा है, ठीक है, तो वो उस समय टीचर से तो पूछ नहीं सकता। जैसे वो टीचर से पूछेगा नहीं तो उसके अंदर डेवलपमेंट होगा नहीं, वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए अगर उसके घर में कोई, अगर माँ बाप में कोई पढ़ा, मतलब दोनों पढ़े लिखे, तो बच्चे को क्या करेंगे, वो लोग एजुकेटेड करेंगे, मतलब उसको शिक्षा देंगे। शिक्षा देने का मतलब उसको होमवर्क वगैरह में उसको मदद करेंगे, क्रिया एक्टिविटीज करेंगे। जैसे कुछ भी देखते हैं आज के समय में क्या हो गया कि कोई भी बच्चा प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो उसमें माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट शामिल होता है, तब जाकर के वो प्रोजेक्ट तैयार होता है। इसलिए क्या है, ताकि बच्चे जो है ना अपने माँ बाप को गुण को भी अपने अंदर समाज करके उनका कितना योगदान है इस चीज को बनाने में, इस चीज को इसने शामिल किया, उनके माइंड को शामिल किया, कैसे वो सोचते हैं इस चीज को, नहीं ऐसे करना। इस चीज को किसमें बताया गया, उनके प्रगति कार्ड में बताया गया है। सिर्फ एजुकेशन से जुड़ा नहीं, बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज है, सारे को इसमें इंक्लूड करके के प्रगति कार्ड को बनाया गया है। ठीक है, आपका एनईपी समाप्त हो गया इस क्लास में। ठीक है, थैंक्स।